हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो आज हम जो वीडियो में जानेंगे या देखेंगे वो है एनिमल वॉक्स कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड की एनिमल वॉक्स कौन कौन सी होती हैं या हमें बच्चे से वो कैसे करानी है, इन सब के बारे में जानेंगे। बट उससे पहले जानते हैं कि ये सब वॉक्स या फिर ये सारी एक्टिविटीज़ हमें क्यों करानी चाहिए, इनका बेनिफिट्स क्या होता है। आप लोग बार बार एक टर्म सुनते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन। अब ये सेंसरी इंटीग्रेशन होता क्या है? तो जैसा कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, तो उनसे हमें क्या क्या इनपुट मिलते हैं? टच, टेस्ट, लिसनिंग, वॉचिंग और इस तरह से हमारी 5 सेंसेस हैं ये। तो आइज, ईयर, नोज, स्किन एंड ईयर। तो उनसे जो हम लोग इनपुट लेते हैं वो हमारी सेंसेस प्रॉपरली वर्क करती हैं। बट अगर मैं बात करूं ADHD में या फिर ऑटिज्म में, इनमें क्या होता है, सेंसरी ओवरलोड होता है या सेंसरी अंडरलोड होता है। या तो इनको ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए एनवायरनमेंट से, या फिर ऑलरेडी इनके पास हैं और वो एनवायरनमेंट से नहीं चाहते हैं, वो इनपुट नहीं चाहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा ओवरवेल्म हो जाता है, बच्चा का मेल्ट डाउन आता है, वो रोने लगते हैं या वो किसी चीज़ को टच नहीं करना पसंद करते, वो या स्मेल के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज रहते हैं जिनकी वजह से उनका ब्रेन में वो सेंसरी ओवरलोड की वजह से अटेंशन नहीं दे पाते, लर्निंग नहीं हो पाती, और उसी की वजह से हमारे बच्चे ज़्यादा डिलेड रहते हैं। जब वो सेंसरी ओवरलोड को हम लोग मेंटेन करते हैं, सेंसरी इनपुट देते हैं, तो वो उनकी सेंसेस काम डाउन होती हैं, ब्रेन काम डाउन रहता है और उनकी अटेंशन और बाकी सारी सराउंडिंग्स पे जाती हैं, जिसकी वजह से लर्निंग इंक्रीज होती है। तो ये तो हम 5 सेंसेस जानते हैं। 2 और सेंसेस होती हैं जिसके बारे में मैंने पहले नहीं सुना था, वो है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस और वेस्टिबुलर सेंस। तो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस कि मेरी बॉडी को मैंने किस तरह से दूसरे बॉडी पार्ट के साथ मैनेज करना है, दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, कि मैंने हैंड मूवमेंट किस तरीके से कितना करना है, कि कोई चीज़ मुझे पकड़नी है या फिर मुझे किसी चीज़ को कितना धक्का मारना है, कोई चीज़ हल्की है या भारी है, मैंने लेग को कैसे मूव करना है, हैंड को कैसे मूव करना है, अपनी ही बॉडी का कोऑर्डिनेशन, दैट इज प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस।
सो द फर्स्ट एनिमल वर्क इज क्रॉलिंग, Crawling, जो crawling. कि सबसे इजी होता है, प्राइमरी होता है। ऑल शाबाश। फ्लोर पे दोनों नीज और दोनों हैंड finish. डाउन, और बच्चे को क्रॉल कर कर आजा। एक ऑब्जेक्ट को लेकर आना है और दूसरी तरफ रखना है। तो ये सबसे पहला एनिमल वॉक होता है। Crawling. नेक्स्ट वॉक इज बियर वॉक। दोनों हैंड्स और दोनों फुट जो है फ्लोर पे टच होना चाहिए, नीज फ्लोर पे टच नहीं होने चाहिए, नीज अप। तो ये क्रॉलिंग से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि इसमें वेट मैनेजमेंट ज़्यादा रहता है कि खुद का वेट कैसे कैरी करना है, मुझे इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है। साथ ही साथ इसमें जो है रिस्ट पे बच्चे के बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो जो बच्चे हिटिंग ज़्यादा करते हैं या फिर हैंड फ्लैपिंग ज़्यादा करते हैं, बाहर से वो प्रेशर सीख करते हैं इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, वो प्रेशर, वो इनपुट इनको मिलता है, तो हिटिंग कम होती है, हैंड फ्लैपिंग कम होती है, बॉडी मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो नेक्स्ट वॉक इज फ्रॉग जंप। फ्रॉग की तरह जंप, सिट एंड टच द ग्राउंड। किस तरह से ये हमें बच्चों से कराना है वो देखते हैं। अगर बच्चा खुद नहीं कर पा रहा है, इस तरह से आपने उसको पकड़ना है पीछे से, उसको हेल्प आउट करना है, उसको प्लानिंग देनी है कि आपने पहले जंप करना है, फिर नीचे बैठना है। तो इस तरह से बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आएगी। कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से पकड़ कर कराना है। और अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन किस तरह से Jump देनी and है। sit. Touch the ground. Shabash. Very good. Jump and sit. Touch the ground. Jump and sit. Touch the ground. पूरा बैठो बेटे। और सो दिस इज स्क्वाट वॉक। स्क्वाट वॉक में आपने बच्चे को सिटिंग पोजीशन में लेकर आना है और स्क्वाट पोजीशन में वॉक कराना है। अब स्क्वाट वॉक जब आप कराते हैं या कोई भी वॉक आप कराते हैं, आप एक बेसिक इंस्ट्रक्शन अपनी लैंग्वेज में डेवलप कीजिए जो कि बहुत ही सिंपल हो और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जिससे बढ़ सके। लाइक मैं कृष्णव को देती हूँ इंस्ट्रक्शन सिट डाउन एंड वॉक, तो बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन रखती हूँ, बहुत क्लियर लैंग्वेज में रखती हूँ ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ये इंस्ट्रक्शन दूँ तो क्लियर हो कि मुझे क्या करना है, उसको पता हो अगर मुझे ये कहा जा रहा है तो ये काम करना है। तो आपको भी कुछ अपनी ऐसे की वर्ड्स की लैंग्वेज डेवलप करनी चाहिए जब आप ये वर्क्स कराते हैं, तो इससे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है और अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट भी साथ साथ होती है। अभी कृष्णा हैंड्स टच करता है ग्राउंड पे क्योंकि ये फिजिकली इतना डेवलप नहीं हुआ है। हमें ये ट्राई करना है इस लेवल पे आने के बाद कि बच्चा हैंड ग्राउंड पे टच ना करे, हैंड से सहारा ना ले। सो दिस इज़ क्रैब वॉक। ऑल फोर पे है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। आपने दोनों लेग्स, दोनों हैंड इस तरह से मैनेज करने हैं और देन बच्चे को जो है अपनी बैक को ऊपर उठाना है, ग्राउंड पे टच नहीं होने देना है। तो ये बहुत ज़्यादा हेवी वेट एक्सरसाइज है इसमें बच्चे को, क्योंकि अच्छा खासा अपना जो है प्रेशर देना पड़ता है, हैवी वेट अपना उठाना पड़ता है। तो इससे जो है बच्चा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा फोकस नहीं कर पाता है, टिकता नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोस मोटर स्ट्रेंथ चाहिए, तो पहले दूसरी वॉक्स कराइए, उसके बाद ये वॉक पे आइए। अब क्वेश्चन आता है बच्चे को कराना कैसे है। इनिशियली जब मैं कृष्णा को कराती थी तो वो ये इस तरह से वॉक करता था क्योंकि वो अपना वेट ऊपर उठाना नहीं चाहता था। तो मैं उसको इस तरह से करके बैक पे सपोर्ट देती ताकि उसको इतना वेट फील ना हो और इजीली वो अपनी वेट को, अपनी बैक को ऊपर लिफ्ट कर पाए। इनिशियली आपको हेल्प आउट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा अपना वेट ऊपर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी अभी इतनी ग्रोस मोटर पावर नहीं है, मसल्स इतनी स्ट्रेंथन अप नहीं है। जब आप रेगुलरली इस तरह से बच्चे को प्रैक्टिस कराते रहेंगे, आप उसको लिफ्ट देते रहेंगे नीचे से हाथ लगा के, तो बच्चे की धीरे धीरे मसल्स डेवलप हो जाएंगी, बच्चा इस एक्टिविटी के यूज टू हो जाएगा, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मोटर प्लानिंग इंप्रूव होगी, तो बच्चा अपने आप भी वो एक्टिविटी फिनिश करने लगेगा। आप कोई भी वॉक कराते हैं, आप ये मत सोचिए कि बच्चा एकदम से करने लगेगा। आप एक वॉक पे एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना उसको रेगुलरली कराइए, तब जाके वो विदाउट हेल्प अपने आप से करने लगेगा। और जैसे क्रैब वॉक की अगर मैं बात करूं, इट टुक 6 मंथ, 6 महीने लगे मुझे इसको अपने आप करवाने के लिए कि कृष्णा इसको अपने आप करने लगे। अदरवाइज़ या तो वो बहुत रोता था, करना नहीं चाहता था, मुझे हेल्प आउट करना पड़ता था। अब देखेंगे आप विदाउट सपोर्ट वो कर लेता है
लेकिन अभी भी मूड पे डिपेंड करता है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि विद इन अ मंथ मेरा बच्चा कोई एक्टिविटी करने लगेगा या फिर बहुत जल्दी करने लगेगा। इट टेक्स टाइम। तो 3-4 महीने तो एक सिंपल बेसिक एक्टिविटी पे हम देते हैं, और जो टफ एक्टिविटीज़ हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये है 5 टाइप्स की वॉक जो आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। यही सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ भी कही जाती हैं, प्रॉप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी भी कही जाती हैं, वेस्टिबुलर एक्टिविटी भी कही जाती हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि मैम कृष्णव तो इसमें बहुत आराम से कर रहा है, हमारा बच्चा नहीं करता है, मेरा बच्चा रोने लगता है, उसको समझ में नहीं आता है। तो इनिशियली अगर हम बात करें, कोई भी बच्चा अपने आप विदाउट क्राइंग ये एक्टिविटीज़ जल्दी से पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर कृष्णव की भी बात करूं, एक एक एक्टिविटी पे मैंने उसको 2-2, 3-3 महीना, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 6-6 महीना लगा है कराने में, और फिर वो इंडिपेंडेंटली करने लगा है। क्रॉलिंग थोड़ा इजी था कृष्णव के लिए, उसने विद इन 1.5 मंथ अपने आप करना शुरू किया था। अगर मैं बात करूं 1.5 मंथ, शुरू के 15 दिन तो वो रोता ही रहता था कि अब मुझसे कुछ कराएंगे, अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी जो है इश्यूज़ हैं, सेंसरी इश्यूज़ हैं, वो उनको अलाउ नहीं करते हैं कोई चीज़ करने के लिए, तो वो इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर मैं किसी नॉर्मल बच्चे की बात करूं, क्योंकि मेरे घर में और भी बच्चे हैं या कजन्स हैं, मैं उनकी हेल्प लेती थी, उनको कहोगे वो 1 मिनट में अच्छा वाह बड़ा मज़ा आएगा, बुआ आज ये कराएगी, फटाफट फटाफट। कृष्णा का एक राउंड रोते रोते भी नहीं होता था, वो कम से कम 50 राउंड काट देंगे, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है। दे डोंट एन्जॉय स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, क्योंकि वो उनके नेचर के खिलाफ है। उनको वो बड़ा ही पुश और पुल करके कराना पड़ता है, मतलब बड़ा मुश्किल होता है। हम सोचते हैं यार इसमें है ही क्या, कैसे कराएं, मतलब कर क्यों नहीं रहा है। यही तो प्रॉब्लम है, वो करते नहीं हैं, हमें कराना पड़ता है। तो आप ये मत डिसअपॉइंट होइए सोच के कि मेरा बच्चा तो रोता ही रहता है, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। शुरू में करेगा, इनिशियली हो सकता है पूरा महीना रोते ही रहें और वो कुछ भी ना करें, और उसके बाद शायद उनका 10% 20% कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो। लेकिन उनको भी ये पता होना चाहिए कि आप उनसे रेगुलरली ये काम कराएंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। मुझे डेली इधर इस टाइम इस जगह लाया जाता है और ये एक्टिविटी करनी होती है, चाहे मैं रो के करूँ, करना तो पड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो जब वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे स्टार्टिंग से ही कि उनको करना पड़ता है और आप कराएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम मुझे करना होता है कुछ ना कुछ, तो वो भी उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे। क्योंकि ऑटिज्म में सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे एक रूटीन के हैबिचुअल हो जाते हैं। जब उनको पता होता है तो वो पार्टिसिपेशन भी देने लग जाते हैं और वो विलिंगली भी करना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही आप एक्टिविटी का चेंज करेंगे फिर वही रोना धोना शुरू हो जाएगा। क्रॉलिंग आ गई, अब बड़ा कंफर्टेबल है, क्रॉलिंग करनी है, ठक 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 ठक। नेक्स्ट एक्टिविटी जब आप कराना शुरू करेंगे, नेक्स्ट वॉक, तो वो सोचेंगे मैं क्रॉलिंग कर दूं और काम खत्म करूं और छुट्टी हो जाए। लेकिन फिर वही रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे अब ये नहीं करना, मुझे सोल्जर वॉक नहीं करनी, मुझे क्रैब वॉक नहीं करनी, मैं तो क्रॉलिंग कर लूँगा। तो वो हर बार जब आप वॉक चेंज करेंगे उस टाइम पे वो रोना धोना और वो एडमेंट नेचर कि मुझे नहीं करना है, अनसपोर्टिवनेस, और पूरा टाइम उनका उठाना, खुद भी एनर्जेटिक रहना, वो करना पड़ेगा। वो रहता है बच्चों के साथ। ये पहला क्वेश्चन कि भाई बच्चे हर कोई करते हैं, हर एक्टिविटी में किसी को तो हो सकता है 2 महीने लगे, किसी को हो सकता है 6 मंथ्स भी लगे, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। अब बात आती है मुझे कितने टाइम तक एक एक्टिविटी करानी है। अब सपोज कीजिए बच्चे को क्रॉलिंग आ गया है, तो आपने उसके बाद नेक्स्ट वॉक पे शिफ्ट कर लेना है। जब बच्चा कंफर्टेबली क्रॉलिंग करने लगे तो आपने नेक्स्ट वॉक पे शिफ्ट करना है। तो अब मान लीजिए बच्चे ने क्रॉलिंग 15 दिन में ही शुरू कर दी, तो महीना दीजिए उस एक्टिविटी को और उसके बाद दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट कीजिए। और बच्चे को आपने 1.5-2 महीने क्रॉलिंग करा रहे हैं, वो अभी भी कभी कर लेता है कभी नहीं करता, हम थोड़ा पुश करना पड़ता है, तो आप नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब आ गया। अब मेरे बच्चे को 7-8 टाइप की वॉक आ गई, कृष्णव को अब 10 टाइप की वॉक मैं कराती हूँ। तो उसमें ये रहता है किसी दिन 2-3 वॉक करा ली, किसी दिन 2-3 वॉक। डेली मैं सेम वॉक रिपीट नहीं करती क्योंकि उसको आ गई हैं। हाँ, लेकिन मैं वॉक्स ये हर 2-3 दिन में उसको कराती रहती हूँ।
ये क्वेश्चन कंप्लीट किया अब हमने। अब नेक्स्ट बात पे कि हमें ये एक्टिविटी करानी कैसी है, फिजिकली कैसे करानी है, वो मैंने आपको वीडियो में शेयर कर दिया है। इसमें हम लोगों ने एक पैटर्न फॉलो करना है। जब भी बच्चे को हम कराएंगे, हम लोगों ने फिजिकल प्रॉम्प्ट देना है। फिजिकल प्रॉम्प्ट में आपने उसको हेल्प आउट किया वो पोजीशन लेने में, पोजीशन कंफर्टेबल कराने में। अगर वो वॉक नहीं कर पा रहा है, आपने उसको सहारा दिया और उसको मूव कराने में हेल्प किया, फिजिकल प्रॉम्प्ट। सेकंड क्या होता है, वर्बल प्रॉम्प्ट। हम लोगों ने बार बार उसको करना है, ये शाबाश, कीप इट अप, आप ऐसा कर सकते हो, वेरी गुड वेरी गुड, गुड जॉब, ये कम कम कम, वर्बल प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये सेकंड चीज फॉलो करनी है। थर्ड, रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, मैं खाने पीने की चीज़ें नहीं देती हूँ, मैं कोई एक्चुअल सब्सटेंशियल चीज़ नहीं देती हूँ। मोटिवेशन इज़ समथिंग, जो एक्टिविटी उसको करना पसंद हो, या तो कोई एक्टिविटी कि उसको वो एक्टिविटी, टेक्टाइल एक्टिविटी बहुत पसंद है। अच्छा आप कृष्णा, आप ये एक्टिविटी पूरा कर लो, फिर हम मिट्टी वाली एक्टिविटी करेंगे। मिट्टी वाला उसका जो बकेट है या जो टब मैंने बना रखा है वो उसके सामने रख दिया, अब ये फिनिश होगा तो हम ये करेंगे। उसको पार्क का टाइम बहुत पसंद है, अच्छा आप ये एक्टिविटी कर लो। जो भी सुटेबल उस टाइम मेरे पास रिवॉर्ड होता है जो मैं उसको प्रोवाइड करा सकती हूँ, वो रिवॉर्ड मैं उसको बताती हूँ, ताकि उसको भी एक एंथुजियाज्म रहे कि हाँ अगर मैंने ये कर लिया तो मुझे ये मिलेगा, तो एक मोटिवेशन रहती है कि मुझे ये करना है। दूसरा होता है डराना धमकाना। डराना धमकाना में मतलब मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट येस आई ऑलवेज से हिम कि मैं ये एक्टिविटी जो उसको नहीं पसंद होती वो सबसे लास्ट में रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं उसको कहती हूँ अगर आप ये एक्टिविटी फिनिश कर दोगे तो मैं गेट ओपन कर दूंगी, हम बाहर चलेंगे रूम से। तो उसको एक मोटिवेशन रहता है, और मैं हमेशा उसको कहती हूँ मैं रूम ओपन नहीं करूँगी अगर आपने ये एक्टिविटी फिनिश नहीं की। तो अगर मैं उसको इस तरह से भी कहती हूँ तो उसको पता है कि मेरे को चाहे आधा घंटा यहीं रहना पड़े, ये रूम नहीं खोलेगी। तो उसको ये भी मोटिवेशन रहता है लास्ट में, जब वो कहने लगता है मम्मी चलें, मैंने बोला नहीं आपने नहीं किया, आप इसको फिनिश कीजिए फिर चलेंगे। तो उसको वो करना पड़ता है, एक प्रेशर भी आ जाता है। तो इस तरह से आप फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, रिवॉर्ड, मोटिवेशन, कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर मैंने तब इंट्रोड्यूस किया कृष्णव को जब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो आप कंसिक्वेंस कैसे देंगे? आप उसको क्या बताएंगे कि तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें ये नहीं मिल रहा? कंसिक्वेंसेस आप तब बताएंगे, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पता चला बच्चा नॉन वर्बल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले है ही नहीं, आप उसको बोल रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो। जब बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, तब आप कंसिक्वेंसेस की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने उनको वर्बल मोटिवेशन देना है, इस तरह से हम लोगों ने जो है उनको इनपुट्स देने हैं ताकि हम एक्टिविटी अच्छे से फिनिश कर पाएँ। ये मैंने अभी क्वेश्चन आपके 2 क्लियर किए, कितने टाइम तक कराने हैं, किस तरह से कराने हैं, और अब बात करेंगे कि कैसे कराने हैं। जो भी वॉक्स या ग्रोस मोटर एक्टिविटी, अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करते हैं, उनमें स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट एक क्रक्स में बताती हूँ आपको कि स्ट्रक्चर देना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर मतलब कोई भी टारगेट कि किस प्लेस से किस प्लेस तक वॉक करना है, कितनी बार वॉक करना है, कुछ उसमें लर्निंग इंक्लूड करनी है। मैंने एनिमल्स रख दिए, एनिमल्स वो पिक कर कर ला रहा है, अब उसको पता है वहाँ पर 5 एनिमल्स रखे हुए हैं, तो मुझे 5 बार वॉक कर कर लेकर आना है और ये एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। इसके बेनिफिट क्या होते हैं स्ट्रक्चर के? एक तो इसमें आपने लर्निंग इंक्लूड कर दी, उसको एनिमल आइडेंटिफिकेशन हो गया, बच्चे को स्ट्रक्चर मिलता है कि मुझे ये 5 टाइम तक वॉक करना है। अब हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि कब रुकना है, जंप कर रहा है जंप ही करे जा रहा है, ऐसे कर रहा है ऐसे ही करे जा रहा है, स्पिन कर रहा है स्पिन ही करे जा रहा है। उनको अपनी बॉडी को, अपने आप को कंट्रोल नहीं करना आ रहा। तो इससे उनके ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपको स्टॉप होना है। तो जब आप इन एक्टिविटीज़ के साथ वो स्टॉप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो उनके ब्रेन में उन एक्टिविटीज़ के साथ भी आप प्लानिंग कर पाएंगे कि व्हेन टू स्टॉप, हाउ टू स्टॉप, कितना करना है। तो एक ब्रेन को आप मैसेज दे रहे हैं कि यस, चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में होनी चाहिए। तो वो जो ब्रेन है वो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़
को समझने लगेगा, उसके यूज टू हो जाएगा, तो हमें बाकी चीज़ें भी स्ट्रक्चर देना इजी हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा स्ट्रक्चर यूज़ करना है उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, उनकी ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी बातें थी एनिमल वॉक के रिगार्डिंग। डिस्क्रिप्शन में आप वो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी कैसे प्लान करनी है, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। रीज़न बिंग, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मैं कैसे खुद एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी घर पे प्लान कर सकती हूँ। क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर देंगे तो आप देखेंगे उनकी लाइफ में भी स्ट्रक्चर आने लग जाएगा। तो इस तरह से ये आज मैंने 5 एनिमल वॉक्स कवर की हैं। अभी कुछ एक वॉक्स रह गई ही हैं जिनकी वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगी और इन फ्यूचर आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियोस या मेरे नोट्स या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।